पीओके हमारा, पीओके हमारा, पीओके हमारा। ये आपका प्रेडिक्शन 100%। मैं कब से कह रही हूँ ये चीज़, पीओके हमारा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी जो स्थितियां चल रही हैं, इन पर भी क्या ग्रहों के प्रभाव ही हैं? ट्रम्प का भी अगर मैं चार्ट देखूँ तो उनके चार्ट में एक मति भ्रम दिखता है। उनके देश की जो जनता वो उनके खिलाफ जाएगी और वही चीज़ हमें दिख रहा है। योगी जी कभी पीएम बन पाएंगे? उनके चार्ट में कुछ ऐसा है? अगर वो 2027 में सीएम बने भी तो मुझे वो नहीं दिखता कि वो पूरा 5 साल पूरा रहे। मुझे ये दिखता है कि वो सेंट्रल। प्रधानमंत्री जी की बात कर ही ली है तो उनका चार्ट आपको कैसा दिखता है? इस बहुत सबको पता है कि उनके चार्ट में ऐसे ऐसे राजयोग है कि बिल्कुल युग पुरुष का चार्ट है। शादी के 4 साल बाद डिवोर्स हो गया, 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, किसी किसी का 10 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। तो जब कुंडली मिलवा ही ली थी तो फिर ऐसी दिक्कतें क्यों आई? कुंडली मिलान ये नहीं है कि दैट इज ओनली कि 32 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए। मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ चार्ट नहीं मिलाया था, हाँ मिलाया था, पंडित जी ने देखे थे हमारे इतने गुण मिलते हैं। दैट इज नॉट एनफ। कौन मांगलिक बनता है? पहला मतलब लग्न, 4th, 7th, 8th, 12th, इन पांचों घर में अगर मंगल बैठे हैं तो हम मंगली कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और ऐसी स्थिति में शादी करनी है नॉन मांगलिक से, तो क्या किया जाए? और वैसे ये बात फैक्ट है कि मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए। कि बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में बृहस्पति ने प्रवेश कर लिया है, तो अब क्या होगा, कैसा रहेगा? तो अतिचारी बृहस्पति का होना ये शुभ नहीं है। तो ये अग्नि, पानी और 2026 का क्या संबंध है? ये अग्नि का साल है, सूर्य का साल है, मंगल का मेष में जाना, शनि का मीन राशि में, ये एक कंप्लीट साइकिल दिखा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग चल रहा है ये अच्छा नहीं है। अभी आने वाले टाइमिंग में और भी हमें दिखेगी, दुखद घटनाएं आएंगी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं माय ज्योतिष। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से ज्यादा ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया है। समाज और लोगों के कल्याण में अनेक योगदान दिए हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ज्योतिषाचार्य के नाम को बहुत आगे बढ़ाया। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने अनिमा जी हमें समय दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे याद किया। और मैं बस सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा इंतज़ार करवाया, और इसके अलावा और जो भी जैसे होगा, आज मैं सारा जो इतने दिन से इंतजार था मैं उस सारी कमियों को पूरा करूंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं आपके लिए और हमने स्पेशली अलग से सवाल आपके लिए रखे हैं, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है हम पहले ही अपने वेबसाइट माय ज्योतिष के माध्यम से लोगों के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं और उस पर पूछते हैं कि हमारे साथ ये ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, आपको इनसे कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहला सवाल, ये सफर जैसे कि मैंने बोला 25 साल से अधिक आपने ज्योतिषाचार्य में बिता दिए हैं। लोगों को उनके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते हुए आपका काफी समय बीत गया है। ये जो रास्ता है, ये जो पथ है, आपने कैसे चुना और यहाँ आप कैसे आई? देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं अपनी शुरुआत कहूँ, मैं सीखना चाहती थी ज्योतिष। आई वॉज डेस्परेट। मेरी माँ को भी ये बात पता थी। हम बनारस से हैं, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, हमारी शिक्षा दीक्षा सब बनारस से हुई है। तो हमारे बनारस के ही गुरु हैं। मेरी माँ जाती थी शास्त्री जी के पास, पंडित नीलकंठ शास्त्री, श्रीकंठ शास्त्री जी, मेरे 3 गुरु हैं। उनके पास माँ गई, श्रीकंठ शास्त्री जी के पास। उन्होंने बोला, माँ ने, मेरी बेटी आपसे सीखना चाहती है शास्त्री जी। अच्छा। और जैसे मैं बैठी हूँ वो ऐसे ही बैठे थे और मैं सामने खड़ी थी और माँ भी ऐसे खड़ी थी मेरी। और उन्होंने मुझसे पूछा डेट ऑफ बर्थ बताओ। अच्छा। तो मैंने बताया, और वो इतने प्रचंड ज्योतिष थे ना, उनके दिमाग में कंप्यूटर लैपटॉप था। अच्छा। मैंने कभी उनके पास लैपटॉप नहीं देखा। अच्छा।
कॉपी किताब रजिस्टर उसी में होता था। मेरे पास भी 20-22 साल ही हो रहा है लैपटॉप आए हुए। पहले हम तो कॉपी किताब से कैलकुलेशन करते थे, पूरा 2-2 पेज का कैलकुलेशन होता था, उसी में फिर चार्ट बनती है, दशा अंश कला विकला पूरा डीप होता है। तो उनको डेट ऑफ बर्थ बताया, टाइम बताया और उन्होंने फटाफट बोलना शुरू किया अपने मन में कि अच्छा कन्या लग्न है, भद्र योग है, कुलदीपक योग है, बुधादित्य योग है। मतलब तब तो मुझे इन सब बातों का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मैं उनसे सुन रही थी। तो उन्होंने कहा तुम कर सकती हो, तुम सीख सकती हो, कल से मेरे पास कॉपी पेन लेके आना। और माँ को ये बोला कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसलिए नहीं सिखाऊंगा, मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि ये कर सकती है। ये है मेरी शुरुआत, वो दिन और आज का दिन। तो मतलब वही है कि आप में सीखने की चाह थी और सामने वाले जो आपके गुरुजी थे उन्होंने पहचान लिया कि ये जो रास्ते पे आई है वो रास्ता सही है और इसको ईश्वर सिखाना मुझे ऐसे चाहिए। गुरु मिले। तो अब आपको 25 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हो गए हैं, तो मेरा सवाल एक ये रहेगा कि आपने कई लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर की होंगी, तो ऐसा कौन सा समय रहा आपके लिए कि आपको कभी भी कोई ऐसी मन में शंका आई हो कि मैं इसके लिए जो इसकी लाइफ का प्रेडिक्शन करूं या ना करूं? मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं प्रोफेशनल आई थी। अगर मैं उस बात को अभी कहूँ तो मेरे सामने एक आई मैम, मैं उनको तब आंटी कहती थी, एंड आई वॉज टू यंग। उन्होंने मेरे सामने ऐसे बोला कि बेटा ये है मेरी बेटी का शादी का कार्ड और नवंबर की शादी है और थोड़ा चार्ट मिला दो, देख लो। वैसे सब कुछ ओके है लेकिन हम मिलाना चाहते हैं फिर भी। तो मैंने चार्ट देखा, मैंने देख के मैंने बोला आंटी शादी मुझे नहीं दिखती नवंबर में। और बिलीव नहीं करोगे बेटा आप, उन्होंने मुझे लिस्ट दिया कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर ने मिलाया है, देखा है, और उसके बाद कुंडली मिलान हुई है और सब कुछ ओके हो गया है, नवंबर में शादी है, आप अपने पास कुंडली रख लो बच्चों की, मैं कल आऊँगी, आप फिर आज स्टडी कर लो। अच्छा। और मैं वो लिस्ट देख के, दैट वाज अ मोमेंट मेरी लाइफ में जब मैं घबरा गई थी वो लिस्ट देख के, कहीं मैं गलत तो कि नहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। अच्छा इतनी लिस्ट और इतने बड़े बड़े नाम, जी। बहुत कुछ उसमें था नाम, मैं मेंशन नहीं करना चाहती अब। मैं पूरी रात कैलकुलेशन की जी। लेकिन मेरा आंसर नो आ रहा था। अच्छा। और मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी कि मैं अकेले खाली बोलूं कि नहीं शादी मुझे नवंबर में नहीं दिख रही है जी। लेकिन अल्टीमेटली मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा। मैंने कहा आंटी मुझे तो शादी नहीं दिखती। और वो चली गई, उन्होंने हंस के एक स्माइल दिया, तो हाँ, ही एक बोला स्माइल दिया, हाँ जी। और उन्होंने कहा बेटा शादी में जरूर आना। जी। मैं भी चुप थी। सारे उनके गेस्ट आ गए, सब कुछ था ओके, संगीत हो रही थी। एंड मैं आज फर्स्ट टाइम कह रही हूँ ऑन लाइव, जो लड़की की बुआ थी उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन कहीं पे लड़के को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देखा, एकदम शादी से एक दिन पहले। तो फिर कैसे ही हो सकता? और देन एंड देयर शादी टूटी। अच्छा। एक दिन पहले संगीत। ऐसा एंड दैट वाज द टाइम कि आंटी फिर मेरे पास आई जी। और लिटरली वो रो रही थी, वो रो रही थी। और उन्होंने कहा कि बेटा आप लिस्ट देख रहे हो, इन लिस्ट के आगे तुम एक यंग सी लड़की बैठी हो और मैं तुम्हारी बात को कैसे वैल्यू दूं। मैंने कहा कि आंटी बस मैं भी थोड़ा अंदर से हिल गई थी, लेकिन मुझे अपने कैलकुलेशन पे विश्वास था, मैं उसमें नहीं हिल सकती। शायद वही कि आपको इतना आगे वो लेके आया है और आपको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सम्मानित किया गया लाइफ में वही एक टाइम ऐसा था जो इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम एक तरफ एंड आई वाज अलोन जी। मैंने उनको बोल दिया था कि आंटी मुझे नेक्स्ट ईयर जून से पहले शादी नहीं दिखती है। अच्छा,
ही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप भी अपने स्टैंड पे रही और उन्होंने भी आकर देख ही लिया। अच्छा, यहाँ एक बात आती है, आपने जैसे बोला कि वो कुंडली लेके आई और हमने कुंडली मिलाई, तो यहाँ वही प्रश्न आता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो कुंडली पे बहुत कम बिलीव करती है। हालांकि वो ज्योतिष पे बिलीव करने लगी बिल्कुल, है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा बिलीव आजकल के करने बच्चे लगे हैं, बहुत बहुत spiritual बिलीव हो गए। करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कुंडली पे हम बिलीव करें कि नहीं करें। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि कुंडली पे बिलीव करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है और किस तरीके से हम कुंडली पे बिलीव कर सकते हैं। पूरी लाइफ को वो हमारा एक तरीके से डायग्नोस करती है। अगर सही एक एस्ट्रोलॉजर है वो सब कुछ बता सकता है कि कब शादी होगी, कैसे शादी होगी, आपकी शादी में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या आपके लाइफ में इस तरफ ये करियर बन रहा है, उस तरफ ये बाधा आ रही है, ऐसा एक योग बन रहा है जहाँ पे आपके एक्सीडेंट का एक योग बन रहा है, ऐसा एक टाइम आ रहा है जहाँ पे आप क्लिक करोगे सक्सेस मिलेगा, सब कुछ दिखाता है वो। तो बहुत ज़रूरी होता है कुंडली दिखाना। अरे अभी आजकल के ज़माने में सोचते हैं लव मैरिज करें और बहुत मुश्किल ही होता है कि आपकी कुंडली मिल पाए। अगर जैसे कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसकी कुंडली नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए? देखो, अगर सॉल्यूशन है, रेमेडीज है, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि बेटा आप अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज करो, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर से चार्ट दिखाओ, और जो भी सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो उसको हम कर सकते हैं। शादी से पहले जो भी रेमेडीज ज़रूरत है उसको करके तब शादी करो। और अगर 1% कहीं से भी बात नहीं बनती है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट मना कर देती हूँ। मैं मिसगाइड नहीं कर सकती कि नहीं बेटा, शादी में ऐसा नहीं दिखता है, आप लोगों की लाइफ शादी के बाद मुझे नहीं दिखती है। शादी से पहले भले ही जितनी मन फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन शादी के बाद मुझे ये लॉन्ग लास्ट नहीं दिखता है, तो मैं क्लियर मना कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ से अब एक सवाल आता है कि आपने बोला कि कुंडली मिलवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी है कि हमारे यहाँ ये जो प्रथा है सालों साल पुरानी है कि शादी से पहले एक रिचुअल होता है कुंडली मिलान करना। चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, हर परिवार कुंडली मिलवाता ही है। लेकिन अब देखा गया है कि कुंडली मिलवा ली, बहुत अच्छी मिली, गुण भी मिल गए, 32 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, लेकिन फिर भी शादी नहीं चली। शादी के 4 साल बाद डिवोर्स हो गया, 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, किसी किसी का 10 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। तो जब कुंडली मिलवा ही ली थी तो फिर ऐसी दिक्कतें क्यों आई? पहले क्यों नहीं पता चला कि अगर ऐसा होना है तो? यहाँ पर मैं एक आंसर दूं। कुंडली मिलाना सबसे ज़्यादा एक डीप एनालाइज होता है। ये देखना कि 32 गुण मिलते हैं, 34 गुण मिलते हैं, ये तो खुद भी फीड करके देख लो, आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, खुद देख लो। ये चीज़ इनफ नहीं होता है। हमारे हॉरोस्कोप में ना 12 सेक्शंस होते हैं। हर चीज़ हम एक एक सेक्शंस को आपस में मिला के देखते हैं कि अगर इसके 5th हाउस में दोष है और उसका 5th हाउस अच्छा है तो फिर संतान योग कहाँ दिखता है मुझे, फिर उसमें तो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर किसी का बहुत अच्छा राजयोग है चार्ट में और किसी के चार्ट में नहीं है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है, पूरी लाइफ एक के बाद एक दशा ही सही नहीं चल रही है, तो फिर कैसा कुंडली मिलान? अच्छा, तो हर चीज बारीक बारीक चीज बहुत डीप एनालाइज होता है। कुंडली मिलान ये नहीं है कि दैट इज ओनली कि 32 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ चार्ट नहीं मिलाया था, हाँ मिलाया था, पंडित जी ने देखे थे, हमारे इतने गुण मिलते हैं, दैट इज नॉट एनफ। बहुत डीप एनालाइज होता है। जब हम यस बोलते हैं ना 2 लाइफ को लेके, तो इसका मतलब हमने सब कुछ देखा है उसमें, किसकी आयु कितनी है, किसके चार्ट में सक्सेस दिखता है, किसके चार्ट में संतान योग दिखता है, किसके चार्ट में प्रॉपर्टी है, किसके चार्ट में विदेश है, उसके चार्ट में है ही नहीं विदेश यात्रा, हर एक चीज़ देखना होता है। कुंडली मिलाना इज़ नॉट ए जोक। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलाओ, वो ज़रूर से डीप एनालाइज करेंगे, तब जाके यस कहेंगे। मैंने 17 गुण मिलने में भी शादी करवाई है और दे आर हैप्पीली सर्वाइविंग। 15-16 साल हो गए विद 2 किड्स। तो सिर्फ ये नहीं कि कितने गुण आपके मिलते हैं,
पूरा ओवरऑल आपको रीडिंग करनी पड़ती है। तो जो भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये समझ लें कि नॉर्मल मतलब गणना करना कि आप 32 गुण मिल गए या 20 गुण मिल गए वो जरूरी नहीं है। आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाइए जो बिल्कुल आपको डीप एक एक चीज, एक एक नक्षत्र के बारे में, एक एक गुण मिलान के बारे में बता सके और पूरे प्रॉपर तरीके से कुंडली देखे ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आए। जरूरत पड़े तो वो अपने पास डेट टाइम रख भी लेते हैं जी। मैंने भी कई बार किया है कि मैं तुरंत आंसर नहीं देती जी कि ठीक है मैं मुझे टाइम दो, मैं कल दूंगी आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं 2 लाइफ को लेके बात कर रही हूँ ना, तुरंत देख के और फीड कर लिया इतने गुण मिलते हैं, हाँ जी आप लोग शादी कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा लोग, मैंने जहां तक ऐसा देखा है, क्योंकि अगर मैं अपने घर परिवार की या कहीं की बात करूं तो तुरंत अच्छा गुण मिल गए हैं शादी कर दो, वो नहीं होना चाहिए। वो मुझे समझ में आया आपकी बातों से। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हम कुंडली मिलाते हैं तो मतलब कि 2 पक्ष हैं, दोनों को आपस में शादी करनी है लेकिन लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, दोनों में से कोई भी मांगलिक है तो शादी उसको टाल दिया जाता है या शादी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और ऐसी स्थिति में शादी करनी है नॉन मांगलिक से तो क्या किया जाए? जनरली तो हम यही कहते हैं कि मांगलिक हो तो मांगलिक से शादी करो, नहीं तो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन 1% कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं दूसरे चार्ट में भी कि अगर वो मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है तो भी मैंने शादी करवाई है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है जो हमें देखना होता है कि दूसरे चार्ट में क्या वो एप्लीकेबल है। और वैसे ये बात फैक्ट है कि मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए, वो ज्यादा सक्सेस रहती है ऑब्वियसली। मंगली की शादी जो हमारे हॉरोस्कोप में ना 5 घर होते हैं जी। पहला मतलब लग्न, 4th, 7th, 8th, 12th, इन 5 घर में अगर मंगल बैठे हैं तो हम मंगली कहते हैं। दूसरे चार्ट में भी यही चीज देखना चाहिए। अच्छा, तो हमारा पहला प्रेफरेंस यही होता है कि मंगली की शादी मंगली से ही बिल्कुल। अच्छा, एक और, ये तो मंगल की बात कर ली, अगर जैसे किसी को शादी करनी है, ऐसा बोलते हैं कि मांगलिक को अपना मंगल दोष उतरवा लेना चाहिए, तो क्या ये सही है? नहीं उतरता वही, क्योंकि दोष मैं ये वर्ड ही नहीं यूज करना चाहती। दोष थोड़ी है, मंगली है। अच्छा। आप ये समझो ना कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। अच्छा। किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, किसी का O पॉजिटिव है, तो ये मंगली है। और अगर दोष वर्ड मत दीजिए, फिर उनको मन में एक वो हो जाता है कि मंगली दोष है, दोष नहीं है। क्योंकि अगर अभी के टाइम में जैसे जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हम एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा डीपली जान चुके हैं। पहले क्या होता था, पंडित लोग ही जानते थे, ज्योतिषाचार्य ही जानते थे, इतना ज्यादा लोग नहीं कनेक्ट करते थे। डायरेक्ट ज्योतिष का कनेक्ट मम्मी पापा से हुआ करता था या पंडितों का कनेक्ट मम्मी पापा से बच्चों को। लेकिन अब तो है कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होने लगी है। तो मांगलिक है या कुंडली का नॉलेज है या ग्रह नक्षत्रों का नॉलेज सबको होने लगा है, तो सब ये सब जानते हैं। अगर मैं आप थोड़े कम शब्दों में समझना चाहूँ कि मंगल दोष जो आप मना कर रहे हैं दोष बोलने के लिए, जो मांगलिक है वो कैसे किसी के ऊपर मांगलिक की छाया आती है या कौन मांगलिक बनता है, ऐसे क्या नक्षत्र? वो मैंने अभी बोला ना कि 5 घरों में 12 घरों में अगर 5 घर में मंगल प्लेस्ड हो, अच्छा, वही मंगली होता है। बस यही। और वो डिपेंड करता है कि आप कब और किस समय आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर। ऑब्वियसली जो लग्न आपका निकलता है, हमारे जो जब हमारा डेट टाइम जो हमें मिलता है उसमें हम देखते हैं कि लग्न क्या है, ठीक है। तो हमारे 24 घंटे के अंदर 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न के अंदर रेगुलर के हिसाब से कितने हजारों लाखों बच्चे मंगली बन रहे हैं। जी जी जी। तो बस वही मंगली है। तो इस बात को लेके इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगला, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आजकल हमारे सामने आते हैं या माँ बाप खुद बैठ के बच्चों के सामने कहते हैं इसके चार्ट में तो मंगलिक दोष है। मैं कहती हूँ ये दोष वर्ड यूज ही मत करो, सिर्फ ये कहो कि ये लड़का हमारा मंगली है या लड़की हमारी मंगली है, बेटी मंगली है और लड़का मंगली है, बस इतना ही बोलो। दोष वर्ड क्यों लेके आ रहे हो? दोष हर तरीके के मंगली का मोर सक्सेसफुल जी, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है। बिल्कुल जी। आप अगर जनरली देखो, मेरे अगर 25-26 साल का आपको एक्सपीरियंस बोलूं, आज के डेट में जो भी सक्सेसफुल है 50 to 60% आर मंगली। तो प्लीज दोष मत बोलो, ये बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं सुन के। जी जी, नहीं ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि मेरे भी जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मंगली हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि हम लोग नाड़ी दोष का नाम भी सुनते हैं, जैसे आपने बोला दोष मत बोलो, लेकिन एक शब्द आता है कि नाड़ी दोष है, उसमें भी कई लोग नहीं शादी करते हैं। तो वैसी स्थिति में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
चाहिए। नहीं नहीं, ब्रह्मकोट नाड़ी ये सब तो जरूर से देखना चाहिए। पहले वो तभी पता चलेगा जब आप चार्ट में एक एक जब, चीजें हाँ, देखेंगे। एक तो 12 सेक्शंस को पूरा देखो, जी। प्लस साथ में ये सब भी जरूर से देखो। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मैं सबको कहती हूँ डोंट चैलेंज योर प्लैनेट्स, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करो, वरना बाद में प्रॉब्लम्स आती है। और अगर हमें ये समझने की जरूरत है कि जितना भी हमारे जो कर्म है वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें फल मिलेगा ही, लेकिन जो हमारे चार्ट घूम रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है, और यही हम सब चीज लोगों को समझना बिल्कुल, चाहिए। चार्ट डिसाइड करता है कि हमारे कर्म कैसे होंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि जैसे बहुत सारे गोचर होते रहते हैं ऊपर नीचे, कभी ये गोचर हो गया, कभी बृहस्पति इधर से उधर हो गए, कभी शुक्र का गोचर, कभी शनि का गोचर, नया नया गोचर आए दिन होते रहते हैं। जैसे अभी बृहस्पति का गोचर हुआ कर्क राशि में, तो वही मैं सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि बृहस्पति का गोचर, कर्क राशि में बृहस्पति ने प्रवेश कर लिया है, तो अब क्या होगा, कैसा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा या डाउन जाएगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, बृहस्पति का गोचर 2 तारीख को हो गया है, ठीक है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा बृहस्पति को समझो। बृहस्पति एक हमारा सबसे शुभ प्लैनेट है। हमारे लाइफ में जो भी अच्छा होता है उसका सर्वाधिक श्रेय हम बृहस्पति को देते हैं, ठीक है। चाहे आप ज्ञान का हो, माता पिता का हो, धर्म का हो, शिक्षा का हो, गुरु, साधु, संत, प्रॉपर्टी, शादी, शास्त्रीय विद्या, स्त्रियों के कुंडली में पति, ये सब कुछ हम बृहस्पति कारक है, ठीक है। और बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं, तो अतिचारी बृहस्पति का होना ये शुभ नहीं है। बृहस्पति एक घर में 12 से 13 महीने रहते हैं, और अभी बृहस्पति फास्ट मूविंग है, ठीक है। अभी 31 अक्टूबर तक वो सिंह में रहेंगे, फिर वो बीच में वक्री होंगे, फिर जनवरी में फिर वो वापस आ जाएंगे कर्क में, फिर वो वहाँ से मई तक रह के फिर वो चले जाएंगे सिंह में। तो एक साल के अंदर ये 3-4 घरों का जाना आना, दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो ये जो देश दुनिया में ये सब जो स्थिति बन रही है, तो शनि का मीन राशि में रहना, बृहस्पति का अतिचारी होना, ये सब कुछ हमें दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, ये जो बृहस्पति का ट्रांजैक्शन है, ये मैक्सिमम लोगों के लाइफ में अच्छा करेगा। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, अब प्रॉपर्टी बनेगी। किसी का लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, अब प्रमोशन होगा। कोई जॉब चेंज करना चाह रहा था, अब उसको नई जॉब मिलेगी। जिनका IVF सक्सेस नहीं हो रहा था, अब उनको गुड न्यूज़ मिलेगा। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अब परसेंटेज अच्छा आएगा, मन मुताबिक जगह एडमिशन मिलेगा। लेकिन पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति के अंडर में लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियास, तो इस साल हमें पेट संबंधित प्रॉब्लम्स दिखेंगी, और दिख भी रही है। मैं लास्ट ईयर से कह रही हूँ, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा जी। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। शनि का मीन राशि में रहना, पैर, न्यूरो, और बृहस्पति का पेट। अब यहाँ एक सवाल आता है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और ऊंच नीच हो ही रही है, तो आपने भी देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा अग्निकांड हो रहे हैं। 2026 से शुरू हुआ, मतलब वैसे तो 2025 में भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत दुखद थी, लेकिन 26 शुरू होते ही 30 जनवरी को सबसे पहली घटना हुई, उसमें कई लोगों मारे गए, और उसके बाद लगातार घटना बढ़ी, और ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा क्या है 2026 में कि अग्नि की घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही? और मैं अग्नि की ही नहीं, पानी की भी बात करूँ तो अग्नि पानी ने 2026 में बहुत तहलका मचा रखा है। कई नाव डूबी, कई लोग उसमें चले गए, कई लोग गुमशुदा हो गए। तो ये अग्नि, पानी और 2026 का क्या संबंध है? देखो, मंगल का साल था 2025, दैट्स अ फायरी प्लैनेट, और ये सूर्य का साल है, दैट्स अ फायरी प्लैनेट। तो अग्नि की घटनाएं, अगर पिछले साल के मेरे पॉडकास्ट देखो तो उसमें मैंने यही बोला था कि हमें जल को लेके सारे झमेले दिखते हैं, प्रलय। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लो, एक वो क्या हंता वायरस की क्या मैं सुन रही हूँ, वो भी शिप के थ्रू आ रहा है। मुझे पता चला वो रैट, हाँ हाँ, वो भी। तो और एक ये वृंदावन में देखो कितनी दुखद घटना हुई, नाव पलट गई। तो जल और अग्नि, ये साल ही है सूर्य का प्रलय, आग। ये मंगल का जैसे ही मेष राशि में गोचर हुआ, तो वो उसका तो सबको पता था कि जैसे ही मंगल अपने चरम पे आएंगे ना, मेष में आएंगे, तो उसके बाद से अग्नि घटना है।
अभी कल परसों भी एक बहुत मालवीय नगर में बहुत दुखद घटना हुई जहाँ पे बल्क दिखता है। बृहस्पति का मतलब ही, जो चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि इकट्ठे हर जगह पे, जहाँ पर भी ऐसा लगे इकट्ठे मत हो। और ये मंगल और सूर्य का ये जो एक देखो, जो भी चीज़ होना है वो तो होना है ना, सावधानी हमारे हाथ में है ना। तो एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है ना, हम कह सकते हैं कि ऐसे जगह से आप सावधान रहिए। जहाँ पर भी भीड़ भाड़ दिखे, चाहे कोई भी जगह हो, मैं रेस्टोरेंट से लेके, मॉल से लेके, मैं मंदिर, ये सब जगह मैं कहूँगी ऐसी जगह पे इकट्ठे मत हो। और ये अग्नि का साल है, सूर्य का साल है, मंगल का मेष में जाना, शनि का मीन राशि में, ये एक कंप्लीट साइकिल दिखा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग है, अंतिम है। अगर मैं मीन राशि को देखूँ, वो पैर होता है, मेष मतलब सर, तो शनि का मीन में जाना एक 30 साल का साइकिल पूरा हो रहा है। मीन राशि वो जल की राशि, शनि का भी रेवती नक्षत्र में होना, तो ये सब कुछ पूरा साइकिल देखो तो ये अच्छा नहीं है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग चल रहा है ये अच्छा नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। अभी आने वाले टाइमिंग में और भी हमें दिखेगी, दुखद घटनाएं आएंगी। अच्छा, चाहे वायु को देख लो। अच्छा, मंगल के अंडर में वायु आता है, हमारे देश के मंगल की दशा चल रही है, मंगल में राहु चल रहा है, राहु शतभिषा में है। हमारे देश में मंगल वो आद्रा नक्षत्र में है, वो राहु का नक्षत्र है। और हमारे देश में राहु जो है चार्ट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अच्छा, और वो कृतिका नक्षत्र में है। तो ये सब कुछ को मिला के हम कहेंगे हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। लेकिन अग्नि, वायु दुर्घटना, भूकंप, लैंडस्लाइड, ये सब कुछ दिखेगा बढ़ने वाला। और आने वाले टाइमिंग में सूर्य ग्रहण भी है, अच्छा, फिर चंद्र ग्रहण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद हमें मतलब हमें रेडी रहना पड़ेगा। बहुत चीजें ऐसी होगी जो हमें पता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते, दुख होता है सुन के। अच्छा, मतलब अभी इतना ज्यादा हम ही सोचते हैं कि इतना ज्यादा दुख हमने देख लिया है। 26 की शुरुआत हुई थी, सोचा था 25 ऐसा बीता तो 26 अच्छा जाएगा, लेकिन एक के बाद एक घटना, भले ही वो अपने ना हो लेकिन दुख तो होता ही है जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। और डर भी लगता है कि कहीं ये हमारे साथ ना कभी हो जाए। अब लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि अब जून चल रहा है, 6 महीने बीत गए हैं, अब बाकी भी 6 महीने बचे हैं, तो आने वाले जो 6 महीने हैं 2026 के, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसमें क्या क्या और चीजें हो सकती हैं, आप ये बता सकती हैं ताकि हम लोग सब सावधान देखो, हो जाएं। जो मैं हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पेशेंस। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस से बड़ा इस टाइम कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुस्सा मत करो। बहुत सारे लोगों की जॉब जाएंगे, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे, कुछ लोग अपना नया स्टार्टअप करेंगे। बहुत सारे अभी हमारे सामने जो बड़े सर्वोच्च पोजीशन में है, मतलब सन का मतलब हो गया टॉप। तो जो लोग उस पोजीशन में है, चाहे नेता, अभिनेता, आईपीएस, आईएएस, जो भी है, उनके कुछ हमारे सामने स्कैम्स खुलेंगे जिनको देख के हम खुद हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत सारे नए फेस आएंगे जो आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैंने पिछले साल भी कहा था कि ये सूर्य का साल है, ये चमकने वाला टाइमिंग है। पूरा पॉलिटिक्स में तो सब पूरा कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ बदलाव अभी और भी हो गया आएंगे। है। अच्छा, आप सिर्फ देश को लेके नहीं, आप देखो कि पूरी दुनिया में भाई सूर्य का साल है, बहुत कुछ नए आएंगे, नया दिखेगा हमें, पुराने बहुत कुछ हटेंगे। ये टाइमिंग अगर मैं कहूँ 2026 का टाइम, एक्चुअली 2026 भी नहीं, मैं 27 को भी ऐड करूँ। अच्छा, पेशेंस का टाइम है। गुस्सा मत करो, तुरंत डिसीजन मत लो। जो भी कुछ हो रहा है, अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो जस्ट हैव पेशेंस। अच्छा, तुरंत डिसीजन मत लो कि आपने कह दिया ओके गुड बाय। ठीक है, लेट इट गो करके रुक जाना है। पिताजी ने ये कह दिया मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छा, मम्मी ने ये कह दिया मैं डिप्रेस्ड हो गया। अच्छा, हर चीज़ में जो एक गुस्सा, जो पेशेंस जो कम हो गया ना आज के डेट पे, ये वो टाइमिंग है जो कह रहा है कि हम जज करने आए हैं। और जो सॉफ्ट रहेंगे, जो अपने एम्प्लॉयज़, वर्कर्स के साथ सही रहेंगे, जो जानवरों को तंग नहीं करेंगे, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, शनि मीन राशि में है, वही रहेंगे। मतलब ये एक नई शुरुआत का टाइमिंग है। जी, मतलब एक साइकिल पूरा हो रहा है। जी, जैसे भी स्थिति है, जो भी ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं वो तो चलेंगे, बट हमें थोड़ा सा
पेशेंस बनाना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, और अगर जैसे आपने बोला जानवरों को हेल्प करो, बट हम लोगों को सबकी हेल्प ही करनी चाहिए ताकि हमारा जो कर्म है, क्योंकि शनि आपने बोला मीन राशि में, जो और शनि अपने ये सब तो स्टाफ देखते हैं। लेबर जी। उनके साथ अच्छा बन के रहना है, उनको परेशान नहीं करना है, जी। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जहाँ पे अहम है वो फिनिश है। अच्छा, देखो ऐसा देखा गया कि अभी अगर हम देश की भी बात करें, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। कई जगह युद्ध हो रहे हैं, कई जगह ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि उन्हीं के देश की जनता बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ हो गई है। चाहे हम ट्रम्प की बात कर लें, उनके भी कई फैसले ऐसे हैं जिन्होंने कहें कि विश्व युद्ध तक की सबके मन में एक चीज़ उमड़ रही है कि शायद ऐसा हो जाएगा क्या, या अगर हो सकता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी जो स्थितियां चल रही हैं, इन पर भी क्या ग्रहों के प्रभाव ही हैं? बिल्कुल, ये तो लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि ये ऐसा टाइमिंग आ रहा है। ट्रम्प का भी अगर मैं चार्ट देखूं तो उनके चार्ट में एक मति भ्रम दिखता है। और उनके देश की जो जनता वो उनके खिलाफ जाएगी, और वही चीज़ हमें दिख रहा है। उनका डिसीजन सही नहीं होगा, उनको खुद नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, तो वही चीज़ें वो हो रही है। और ये जो चार्ट देखूं मैं, जो मैं दशा देखूं, जो मैं सूर्य का साल देखूं, जो फिर मैं कह रही हूँ शनि का मीन राशि, बृहस्पति का अतिचारी, ये सब युद्ध तो है। और कहीं पर भी युद्ध हो, परेशान तो हम सब होते हैं। जी बिल्कुल। और देख ही लीजिए कि हमें सिलेंडर की कितनी दिक्कत आई, पेट्रोल की कितनी दिक्कत आई, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम बहुतों से बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, लेकिन फिर भी परेशान तो हो रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज सोचना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कहीं पर भी युद्ध हो, जी, सफर हर कोई करता है। तो मतलब अभी जो 2026 के बचे हुए 6 महीने, उसमें भी हम लोग सफर करेंगे ही। अभी ये लंबा चलेगा, आप सिर्फ 2026 को नहीं पकड़ो बेटा। अच्छा। अभी लंबा चलेगा, युद्ध अभी नहीं रुकेगा। अच्छा। चाहे वहां नहीं तो कहीं, वहां नहीं तो कहीं, आपको ऐसे ही दिखेगा। जी। और जैसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शन ये भी हैं कि अभी नहीं, लेकिन आगे जाके विश्व युद्ध की भी संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसा भी कुछ है? मुझे ऐसा नहीं दिखता। अच्छा। मैं विश्व युद्ध तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहेगी अब। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ की स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि लास्ट ईयर हमने सीज फायर का उल्लंघन होते देखा, और हालांकि वो रुक गया, लेकिन मन में तो बहुत ज़्यादा डर बस ही गया था कि अब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति दोबारा बनती दिख रही है आपको? ग्रहण जो आ रहा है ना, इसके बाद ऐसी स्थिति बनती है। अच्छा। लेकिन इस मामले में भी निश्चिंत रहो कि हम इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा। अच्छा। हमारे सामने कोई नहीं टिकने वाला। अच्छा। और जो 2032 से जब राहु की दशा आएगी ना, जी। तब तो हम टॉप में रहेंगे। चाहे एआई, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी देख लो, हम सबसे टॉप में रहेंगे। अच्छा। और जो खुल के सामने आएंगे, पाकिस्तान की बात आप कर लो, पीओके हमारा है। अच्छा, ये आपका प्रेडिक्शन है? 100%। मैं कब से कह रही हूँ ये चीज़, पीओके हमारा है। अच्छा। अच्छा, तो वो इसी साल में या आने वाले सालों में? 27-28 तक। अच्छा। 30 से पहले 27-28 तक। अच्छा, 27-28 तक, क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरीके की बन भी रही हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत लोग आतंकी हमला को करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में, अलग अलग जगहों पर कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। तो क्योंकि आपने बोला कि बहुत मुश्किल का समय है, बहुतों से अच्छा है पर मुश्किल तो है, तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। आतंकी हमले बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। ये बात मैं अभी से नहीं कह रही हूँ, मैं लास्ट ईयर से कह रही हूँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि जो भी कुछ होगा, हम अब जो है, अब हम किसी का सुनेंगे भी नहीं ना, अब हम रुकेंगे। अच्छा। हम बिल्कुल डट कर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा। हमारे देश में मंगल की दशा, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंगल की दशा, तो अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, यहाँ जब आपने प्रधानमंत्री जी की बात कर ही ली है, तो उनका चार्ट आपको कैसा दिखता है इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? अनस्टॉपेबल है। मैं हमेशा कहती हूँ उनका चार्ट बिल्कुल, बहुत सबको पता है कि उनके चार्ट में ऐसे ऐसे राजयोग है कि बिल्कुल युग पुरुष का चार्ट है, अनस्टॉपेबल है। आगे भी उनका ऐसा ही जो रूप है और रंग है वो छाया रहेगा। कैलकुलेशन। अच्छा। बिल्कुल, मतलब मैं 10 on 10 कहूँगी। आज हमारी स्थिति जो पूरी दुनिया में बनी है, जी।
तो प्रधानमंत्री जी के लिए है। बिल्कुल। और उनका चार्ट में ऐसे ऐसे मतलब योग बनते हैं, जो चीज़ हम ढूंढते हैं वो उनके चार्ट में है। और ऐसी स्थिति बनती कब है? क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की है, हमेशा वो उनका वृश्चिक लगन, अच्छा। वृश्चिक लगन में ही मंगल, साथ में चंद्रमा, और भी बहुत सारे योग ऐसे हैं उनके चार्ट में जो इतने अच्छे अच्छे राजयोग बनाते हैं, राजयोग की ओर राजयोग बनाते हैं। इतना आध्यात्मिक चार्ट है, इतना इंटेलिजेंस मैं देखूंगी उनके चार्ट में। और एक जो विजन जो उनका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सारी बातें अभी भी प्रेजेंट हमें पता चल रही है, और बहुत सारी बातें हमें नहीं पता चल रही है कि जो उनके अंदर जो एक टीम वर्क चल रहा है हमारे देश को सिक्योर करना। बस ऑल टोटल मिला के हमारे देश की स्थिति आज बहुतों से बहुत अच्छी है। चीज़ें खराब तो है, मैं फिर से इस पॉडकास्ट में भी कह रही हूँ, चीज़ें वर्स्ट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि खराब तो है स्थिति लेकिन वर्स्ट नहीं है, जैसे और सब जगह चल रही है। अच्छा, यहाँ मोदी जी की जब बात हो और योगी जी की उनके साथ बात ना हो तो वो तो फिर अधूरा सा लगता है। योगी जी भी देखा जाए तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी भी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने भी लगी है और पहले से ही बढ़ी थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई है। हर स्टेट के व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो, सीएम हो, वो ऐसा हो। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या योगी जी कभी पीएम बन पाएंगे? उनके चार्ट में कुछ ऐसा है? देखो, जो नेट से उनका हमें चार्ट मिला है वो है सिंह लगन का चार्ट। ठीक है। और सिंह लगन के लॉर्ड सूर्य वो दशम में बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं जो केंद्र के स्वामी हैं। बृहस्पति पंचम में है, अपने घर में नवम को दृष्टि दे रहे हैं। और मंगल और शुक्र जो नवम और दशम के स्वामी हैं वो एकादश में बैठे हैं, वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये सब योग बनता है। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे मोदी जी का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, योगी जी का चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने सबका चार्ट तो नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि योगी जी का चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो योगी जी के चार्ट में मुझे जंप दिखता है। मुझे उनका चार्ट देखो, प्रधानमंत्री एक वर्ड जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल। वो सिंहासन दिखाता है, सत्ता दिखाता है, राजा दिखाता है, शासक दिखाता है। जी जी जी। तो योगी जी के चार्ट में वो सब है। शासक तो वो हैं ही, हाँ, लेकिन वो सब है। और मुझे उनके चार्ट में जंप दिखता है। अच्छा। अगर वो 2027 में सीएम बने भी जी। तो मुझे वो नहीं दिखता कि वो पूरा 5 साल पूरा रहे। अच्छा। मुझे ये दिखता है कि वो सेंट्रल में आ रहे हैं, उनका जंप दिखता है। जी, बिल्कुल। मतलब वो ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो मुझे उनके चार्ट में ये पोजीशन दिख रहा है। That is fact. अच्छा, अगर जैसे राजनीति में बदलाव हो ही रहा है और आपने भी, क्योंकि हम अब पॉलिटिकल भी देखते ही हैं कुछ कुछ, तो चीज़ें हमें भी पीछे से पता रहती हैं कि कुछ बदलाव की आशंकाएं तो लगती ही हैं। लेकिन अब यहाँ ये बात आती है कि हर पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात कर लो, चाहे दिल्ली की बात कर लो। अब पंजाब पर सबकी नज़र है, एक कॉकरोच जनता पार्टी भी निकल के आई है, उस पर भी लोगों की नज़र है। तो आप थोड़ा बता सकती हैं कि ये जो नई कॉकरोच जनता पार्टी है, जो एकदम से आते से ही 2-3 दिन में ही मिलियंस फॉलोअर हो गए, तो इसकी स्थिति क्या रहने वाली है? जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी जाएंगे। अच्छा, ऐसे वही बात हो गई ना कि सूर्य का साल है, बहुत कुछ नया हमें दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब मुझे कुछ लॉन्ग लास्टिंग कुछ नहीं दिखता। अच्छा। बहुत सारे ऐसे फेस आएंगे जो कैपेबल होगा सूर्य के साल के बाद वही टिकेगा। अच्छा। तो आप इन सब कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की तरह और भी बहुत कुछ दिख जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। अच्छा, बहुत बड़े बड़े राजनेता, आपने अभी बात भी कर रही थी, तो क्या बहुत बड़े राजनेताओं की कुर्सी डगमगाने वाली है? ऐसा भी कुछ? बहुत कुछ नया आएगा। जो मैं लास्ट ईयर से कह रही हूँ तो वो चीज़ हमें दिख ही रहा है। क्योंकि सूर्य का साल है तो मतलब नया, न्यू सनराइज, नया दिन, नई शुरुआत, तो नए फेसेस। तो ये चीज़ हमें दिख ही रहा है कि अगर चाहे बंगाल देख लो, मैंने लास्ट ईयर ही कहा था ममता जी नहीं रहेंगी, अब आगे लॉन्ग लास्ट नहीं दिखती। ममता जी के चार्ट में वो चीज़ नहीं था, उनकी दशा ही ख़त्म हो गई, उनकी नई दशा मार्च से शुरू हो गई। और अगर तमिलनाडु को देखो, अगर बिहार को देखो,
तो बहुत कुछ नया आएगा और अभी आने वाले टाइम में भी दिखेगा, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। सूर्य के साल में सब कुछ, बहुत सारे नेता आएंगे सामने और बहुत कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको। अच्छा, यहाँ एक मेरा सवाल है कि आपको भी, क्योंकि आप बनारस से हैं, आप तो जानती ही होंगी बहुत कुछ, कि अखिलेश यादव का बहुत बोलबाला था, सीएम भी वो रहे, लालू प्रसाद यादव की टीम बहुत ज़्यादा, आरजेडी उनका भी नाम बहुत था, लेकिन अब वो कहीं अखिलेश यादव तो खैर नाम उनका है क्योंकि विपक्षी हैं वो, तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, वो सामने रहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो दोनों बेटे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की राजनीति में आने की और कई हद तक आए भी और हैं भी, अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं है। अगर मैं लालू प्रसाद यादव के बच्चों की और अखिलेश यादव की बात करूं तो उनका चार्ट आपको कैसा दिखता है? क्या उनका मतलब कभी सितारे अब बुलंद हो पाएंगे? देखो, अगर मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं तो उनका चार्ट स्ट्रांग भले ही हो, लेकिन मुझे ऐसा राजयोग उनका दिखता नहीं है कि 2027 में वो जीतेंगे। और जहाँ तक लालू प्रसाद यादव जी की बात है, मैंने उनका चार्ट देखा नहीं है। एक अच्छे से बाद में एनालाइज करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं इस मामले में जरूर, बात क्योंकि करूंगी। उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, दोनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और लोग उनके बारे में प्रश्न जरूर पूछते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी का मैंने देखा है, तो मुझे वो जीते हुए नहीं दिखते हैं। नहीं, आएगी तो बीजेपी। अब तो ये वाले बहुत सारे सवाल हो गए, आपने भी बोला आएगी तो बीजेपी, और चुनाव भी आने वाले हैं, और आपने दोनों हमारे सीएम पीएम दोनों के ही आपने चार्ट बताए कि राजयोग तो है ही। बाकी अब हम, क्योंकि इतनी सारी बात कर ली है, कुछ जनता के भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जो भी हम पॉडकास्ट करते हैं उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया भी था कि हम जनता के प्रश्न लेते हैं कि ये हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर आ रही हैं और अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप मुझे बताइए। तो कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहूंगी, आप बताइए जी। तो पहला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ज्योतिष उपायों को आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा कोई उपाय हमारे लिए कोई असर नहीं देता। उपाय वही होता है जो ईश्वर से जुड़े। देयर आर ओनली 3 सॉल्यूशंस: मंत्र, मणि, औषधि। जहाँ आपको ज़रूरत है, मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास बाद में जाओ, पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो। मतलब यू हैव टू टेक मेडिसिन, औषधि। मंत्र मतलब पूजा पाठ जो सीधे ईश्वर से जोड़ता है, और है मणि, जेम्स। अगर सही जेम्स पहनो तो डेफिनेटली वो बहुत वर्क करता है, बहुत हेल्प करता है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है चेंज होते हुए, कि किसी के जॉब में ये पहनने के बाद दीदी मेरा जॉब स्टेबल हो गया, मेरे बच्चे का फोकस बढ़ गया, मैं वो पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करता है, या जैसे दोनों में हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, अब हम मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल आता है कि आप बोल रहे हैं कि रत्न पहनो, लेकिन अब वही वाली बात है कि सही रत्न है या नहीं, वो कैसे उसके लिए बेटा आपको सही एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस में रहना पड़ेगा। अच्छा, जो आपके चार्ट में ज़रूरत है वैसा जेम्स पहनो। अननेसेसरी जेम्स पहनोगे वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइम, पैसा और पेशेंस। वो भी तो एक होता है ना कि हम बैठे हैं, वेट एंड वॉच, हमने पहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा बेकार है पहनना। मैं तो नहीं बिल्कुल गाइडेंस दूंगी कि कोई भी जेम्स उठा के पहन लो। सही जेम्स पहनो, नेचुरल जेम्स पहनो, और जो आपके चार्ट की ज़रूरत है ज़रूर से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो, तब पहनो जेम्स। बिल्कुल। और माय ज्योतिष के माध्यम से हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं, क्योंकि हम माय ज्योतिष, आप नाम से ही जान जाइए कि जितने भी ज्योतिष हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम ऐसे ही ज्योतिष को अपने साथ जोड़ते हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे कि आप हमारे साथ देख ही रहे हैं कि 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम पॉडकास्ट भी आपके साथ कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर जो रेकी कर रहे हैं, जेमस्टोन्स बता रहे हैं या आपको उपाय बता रहे हैं, उन पे बिलीव करने की बजाय किसी ऐसी साइट पे जाओ जिस पे आपको सही और अच्छे ज्योतिषाचार्य मिले। नेक्स्ट सवाल हम लेंगे, क्या एक ही उपाय हर व्यक्ति के लिए प्रभावित होता है? नहीं, सबके चार्ट में अलग अलग ज़रूरत होता है, सबके चार्ट की दशा अलग होती है, चार्ट अलग होता है, तो उपाय भी अलग होते हैं। तो मतलब जो हम सोशल मीडिया पर उपाय देखते हैं और करने लग जाते हैं, मतलब नहीं, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट है, उसका असर भी हो सकता है उल्टा। पूजा पाठ कर सकते हैं, वो तो डेफिनेट है
कि अगर हम जीवित है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, वो तो सबके लिए है। और इसके अलावा जो उपाय जो मैं आजकल सुनती हूँ, देखती हूँ, मतलब आलतू फालतू, मैं कभी कदार, मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन फिर भी वो मिसगाइड करने वाली बिल्कुल बातें मेरी होती फीड है। में तो बहुत आते हैं, लाइक कि तेज पत्ता जला दीजिए, लौंग फंसा दीजिए, ये लिख लीजिए, एक पेपर पे नंबर लिख लीजिए, हथेली पे नंबर्स लिख लीजिए, ये क्या है सब? नहीं होता है कुछ। मैं फिर से कह रही हूँ, उपाय वही होता है जो आपको ईश्वर से जोड़े। आप ईश्वर के सामने खुद को समर्पित कर दो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अब प्रभु तुम संभालो। आप उनके ऊपर छोड़ के देखो, आप उनको उनके अकॉर्डिंग कुछ उपाय करो जो आपको भगवान से जोड़े, वो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। इसके अलावा ये तेजपत्ता लौंग ये सब कुछ नहीं होता। तो जो भी आपकी फीड में आ रहा है और लाखों लोग उसको व्यूअर्स बना रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, किसी अच्छे पंडित के पास जाइए, जो अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो वो आपको गाइड कर सकें। अगला सवाल है, क्या शनिवार को तेल चढ़ाने से हर समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, हर समस्या का समाधान नहीं होता। ये बात गलत है, ये मिथ है। हर समस्या का समाधान नहीं होता है। डिपेंड्स आपके चार्ट में किस प्लानेट की वजह से क्या समस्या आ रही है, और हर किसी को तेल चढ़ाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी है? बिल्कुल, आपके शनि के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आप चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं। फिर वही बात कि यहाँ तो सोशल मीडिया पर ऐसा आता है कि ढैया है या शनि दोष है या साढ़े साती है, तो आप शनिवार को जाके तेल चढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। मैं एकदम गलत है। मतलब हर किसी पूरी को तेल बात चढ़ाना हमारी नहीं यही चाहिए। जा रही है कि आपको कोई भी उपाय करना है, कोई भी रेमेडी आप करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार एस्ट्रोलॉजी की सलाह ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से बिल्कुल, सलाह ले लीजिए। कौन सा मेडिसिन आपको कब चाहिए ये तो डॉक्टर आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब बताएगा। करेगा। बिल्कुल सही बात हर कोई तेल नहीं चढ़ा सकता। जी। अगर शनि बहुत अच्छा है, देने के लिए आए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि की साढ़े साथी में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ का जो बिगनिंग जो है इस फील्ड में, तो वो शनि की साढ़े साथी में हुआ। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ वो 7.5 साल के टाइम पीरियड में। तो आपका कर्म डिसाइड करता है ना कि आप कहाँ पहुंचे। और शनि तो बस अच्छे कर्म ही चाहते वो हैं। जब देते हैं तो फिर रखने को जगह नहीं होता। अच्छा। तो हर किसी को तेल चढ़ाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। मैं बिल्कुल ये रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं रहेगी। वो दैट डिपेंड्स कि आपके चार्ट में इसकी जरूरत है कि या नहीं है। नहीं। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा बोलता है तो उससे पहले आप एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर ले लें। अब अगला सवाल है कि क्या रत्न पहनना हर किसी के लिए सुरक्षित और लाभकारी होता है? सबके चार्ट में रत्न नहीं होता है, ये मैं ज़रूर से कहूँगी। चार्ट दिखाओ, अगर आपके चार्ट में ज़रूरत है, कोई लकी स्टोन है, अगर वो ज़रूरत है, हर चीज़ का सॉल्यूशन भी जेम्स नहीं होता, रत्न नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेटली है कि अगर ज़रूरत है और आपने सही रत्न पहना तो वो तो फिर आपको बहुत देगा, बहुत लाभ देगा। देखिए, लोगों के प्रश्न है और बड़ा एक अच्छा प्रश्न है वही कि क्या सोशल मीडिया पर बताए जा रहे टोटके लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? गलत करोगे तो फिर होगा ना, फालतू के नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि बृहस्पतिवार को ये दान कर दो। अगर बृहस्पति अच्छा है तो क्यों दान करो। मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं पिछले 16 बृहस्पतिवार से ऐसे ऐसे दान करता हूँ, बृहस्पतिवार को सब कुछ, मतलब बेसन के लड्डू, हल्दी, मुनक्का और सब कुछ मुझे बोला दान करने को। जब मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने कहा बृहस्पति इतना स्ट्रांग है, दान क्यों करोगे। लोग ऐसे बृहस्पति के लिए तरसते हैं। किसको नहीं पसंद बैंक बैलेंस। बड़ों की सेवा करते हो, साधु संत की आप इतनी सेवा करते हो, माता पिता की इतनी सेवा करते हो, सब कुछ है, और जो आपके पास है दूसरों के लिए सपना है। बृहस्पति ऑलरेडी आपके पूर्व जन्म का फल दे रहे हैं इस जन्म में, ऐसी जगह पे प्लेस्ड है। क्यों दान करोगे, क्यों उसको हल्का करोगे। आप समझ रहे हो। तो हर चीज़ सबके लिए नहीं होता। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको हर स्टेप में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, वही सही बात है। अगले सवाल पे हम आते हैं कि कुंडली, वही हमने पूछा भी था कि कुंडली दिखाने के बाद भी पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा हो तो क्या कोई इसमें ज्योतिषी कारण हो सकता है? कुंडली सही तरीके से इसका मतलब नहीं दिखाया है। इसका मतलब आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं किया है।
उन्होंने सही तरीके से आपके चार्ट को नहीं देखा है, यस और नो उनकी तरफ से सही तरीके से वो स्टडी करके उन्होंने बोला नहीं है, और इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ना एक प्रश्न आता है, अब विवाह, शादी हो ही गई है, विवाद हो ही रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि सब कुछ ठीक हो जाए? कुछ सॉल्यूशन होते हैं, अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली वो वर्क करता है, और मैंने बहुत करवाया है। और बस उसमें एक ही बात आती है कि सही एस्ट्रोलॉजर। डेफिनेटली, बिल्कुल, अगर सॉल्यूशन होता है तो बिल्कुल करो। जी। और कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम भी आंसर दे देते हैं कि नॉट पॉसिबल, नहीं। हाँ, तो आप बस लोगों वो का एक नहीं चल आंसर सकता। मिल जाए, सही आंसर की तलाशी सबको देखो, रहती जहाँ है। पे आग लगे ना, जी। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि पानी डालो, छीटे। जी। जहाँ पे ज्वालामुखी हो ना, फिर वहाँ से कहते हैं दूर हो जाओ। अच्छा अच्छा, और उसके लिए सही एस्ट्रोलॉजर का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गए लोगों के प्रश्न जो लोगों ने भेजे थे। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। उसके बाद मेरे जो 4-5 प्रश्न रह गए हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। तो रैपिड फायर हम शुरू करते हैं। भाग्य या कर्म? कर्म। डेफिनेटली आपका कर्म वो बताता है कि आपका भाग्य क्या होगा। अगर आप लेटे हो, सो रहे हो 12 बजे तक, सुबह उठते नहीं हो, सूरज को जल नहीं देते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते हो, डाक कर्टन्स पूरा अंधेरा करके बैठे हुए हो, अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, कर्म सबसे मेन प्रधान है। भाग्य क्या कर लेगा फिर? आप अगर खाना ना खाओ तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, वो भी कर्म है। तो कर्म अगर आपके अच्छे रहेंगे तो भाग्य वैसे ही चमक जाएगा। बिल्कुल, पहला कर्म। जी। पूजा या सेवा? सेवा ही पूजा है, पहले सेवा। हम बहुत सारा दिन 24 घंटे पूजा करें और हम माता पिता की सेवा ना करें, और अपने जो स्टाफ लेबर है उनकी सेवा ना करें, जो रास्ते में परेशान हो रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी सेवा ना करें, तो भगवान भी नहीं कहता, ईश्वर भी कहता है पहले सेवा। इसके बाद है कि रत्न या मेहनत? मेहनत। अच्छा मेहनत करोगे, रत्न तब उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा। रत्न अकेले आप लेटे रहोगे, सोते रहोगे, जादू की छड़ी नहीं है रत्नों में। आपके मेहनत को आगे बढ़ाता है रत्न। बस वो आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा कि, और एक वो मंशा जगा देगा कि आपको ये काम करना है। तो मेहनत, जो भी व्यक्ति रत्न पहन के चाहता है कि सब अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेहनत पहले करनी कर्म। पड़ेगी। जी। मंदिर या ध्यान? देखिए, ध्यान और मंदिर दोनों मुझे लगता है कि सेम ही चीज़ है। अच्छा। आप मंदिर में जाकर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो, ध्यान में भी आप कनेक्ट होते हो, तो ये दोनों अलग चीज़ नहीं है। हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वही हमें जोड़ती है, अध्यात्म। तो मंदिर में भी हमारा वही कनेक्टिविटी आता है, जिनके साथ हमारा एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। मुझे लगता है सबका होता है। जैसे मेरे लिए माँ दुर्गा है, हनुमान जी है, मुझे लगता है हमेशा वो मेरे साथ है। तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान, अगर आप मेडिटेशन कहे या कुछ भी कहे, तो जब मैं उनके साथ जुड़ जाती हूँ, कुछ भी अगर है, कनेक्शन, वो कनेक्शन तो है ही है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर उनके साथ बातचीत हो रही है कि बाबा ऐसा है, वो है, वो मेरे माता है, वो मेरे पिता है, और क्या चाहिए? तो मतलब एक दूसरे के साथ ही हैं। बिल्कुल जी। ग्रह या आत्मविश्वास? आत्मविश्वास जो हमारा होता है ना, वो ग्रह के ऊपर ही डिपेंड होता है। हमारा चार्ट हमारे ग्रह बताते हैं। जैसे किसी के अंदर नहीं होता कॉन्फिडेंस, कोई एंजाइटी से परेशान है, कोई डिप्रेस्ड है, तो वो चार्ट, वो ग्रह बताता है कि इसके अंदर वो चीज़ है नहीं। कोई कॉन्फिडेंट होता है, उसका चार्ट बताता है कि उसके चार्ट में इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो सब ग्रहों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। बिल्कुल। अच्छा। कुंडली या कर्मफल? कर्मफल पे ही कुंडली बनती है। हमारा पूर्वाज जो होता है वो हमारा कुंडली बनाता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो क्या हमारी कुंडली में कुछ बदलाव हो सकता है? कुंडली नहीं बदलते, लेकिन हमारा ये ज़रूर है, जहाँ पे हाथ कटना होता है वहाँ पे एक उंगली में कट लगता है। अच्छा अच्छा। ये डेफिनेटली इसका हमें फ़ायदा मिलता है कि हमारा कर्म अच्छा है, हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस में हैं, हम सही उपाय कर रहे हैं, तो बहुत कुछ नेगेटिविटी वो कट जाती है और होता है लाइफ चेंज। दैट इज़ डेफिनेट। एक ऐसी रेमेडी जो हर व्यक्ति कर सकता हो? सूर्य को अर्घ देना। जितना जल्दी सुबह हो सके उठो, सूर्य को अर्घ दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, सबसे बड़ी बात है माता पिता की सेवा करो। एक ऐसी आदत जो हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है दूसरों के लिए जो एक जेलस जो मैं आजकल देखती हूँ ना, लोगों को सिर्फ अपने उन्नति पे ध्यान देना चाहिए।
जेलसी से दूर रहना। बिल्कुल, एक वही चीज ऐसी है जो हम अपने आप को आगे बढ़ाने से ज्यादा हम दूसरों को लेके परेशान हैं। अच्छा, 2026 के लिए आपका एक संदेश, क्योंकि जो आने वाला 2026 अभी 6 महीने बचे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर मेरा आंसर यही है कि मैं आजकल के चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे ड्राइविंग हो, मैं हर जगह पे कहूँगी संयम रखो। अच्छा, पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ा अभी का मूल मंत्र है, पेशेंस। जो अभी हमारे राष्ट्र हित में जो बातें हो रही हैं, जो मोदी जी हमें कह रहे हैं, तो हमें हर वो चीज़ करना है जो हमारे देश को सपोर्ट करे। थोड़ा पेशेंस रखो, जो ये समय जो चल रहा है उसमें हमें सहयोग देना है। ठीक है। जो पेशेंस रखेगा, और लोगों को मैं फिर ये कहूँगी कि ये ध्यान रखो कि हम कितना दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। उनसे जेलस नहीं करना, उनको सपोर्ट करना है। आजकल के बच्चों को भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस मुझे नहीं दिखता है, पेशेंस मुझे नहीं दिखता। और ये समय संयम का है। शनि मेष राशि में नेक्स्ट ईयर आएंगे। शनि अपने अभी साइकिल में लास्ट है, 30 साल का जो साइकिल जो उनका है वो लास्ट मीन राशि में है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो हमें संयम रखना है। अच्छा, आखिरी सवाल है रैपिड फायर का कि तनाव और चिंता से जूझ रहे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेने लग गए हैं, तनाव में हैं, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तनाव बिल्कुल नहीं लेना। चिंता तो देखिए अगर है तो हमारे लाइफ में चिंता तो रहती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई अपने बच्चों को लेके चिंता, कोई अपने हेल्थ को लेके चिंता, कोई जॉब को लेके चिंता। लेकिन ये ज़रूर से है कि मैं चिंता कहूँगी उतना ही करो जब तक आपका हेल्थ ना खराब हो, और उसके लिए उपाय देखो। उसको लेके बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। आजकल के बच्चे अगर एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाते, वो डिप्रेस्ड हो जाते कि लाइफ तो हमारी ख़त्म है। ऐसा नहीं है, लाइफ में हर जगह रीस्टार्ट है। तो मतलब सारी चिंताएं छोड़ देनी है और अपनी कोशिश करती जानी है। चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम बिल्कुल डाउन हो जाए, हम डिप्रेस्ड हो जाए। और ये हो रहा है जी। बच्चे तो बहुत परेशान हो जाते, इतनी ज्यादा चिंता। मेरे सामने आके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कहते, मैं कहती बेटा उम्र क्या है अभी तुम्हारी, पूरी लाइफ पड़ी है। अगर ये फील्ड नहीं हुआ, अब आप कंसल्ट कर रहे हो, अब आप इसको चेंज करके इसमें जा सकते हो, इसको कर सकते हो। क्यों इतना अपने ऊपर इस नेगेटिविटी को हावी करना कि नहीं मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी होती है, अब क्या होगा, व्हाट कैन आई डू। तुम हो कितने साल के? मात्र 22 साल के तो हो। मैं उस दिन उस बच्चे को वही कह रही थी, 22 साल के हो बेटा, एजुकेशन भी अभी पूरी नहीं हुई, अभी से तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो चिंता इतना नहीं करना है कि अपने आप को ही हम बर्बाद कर ले, डिप्रेस्ड हो जाए। ये तो हो गया रैपिड फायर। अब कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, 2-3, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बता दी हैं जो हमारे लिए और दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल एआई का जमाना हो गया, हर चीज एआई पे है। आप एक क्वेश्चन पूछो, एआई पूरा चार्ट बना देता है, पूरी चीजों का जवाब दे देता है। तो क्या एआई ज्योतिष पर हावी पड़ सकता है? नहीं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर अपनी जगह पे ही रहेंगे हमेशा से। एआई एआई रहेगा और ज्योतिष की जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, मतलब ज्योतिष जो है वो जो ज्योतिष का काम ज्योतिष ही करेगा, भले ही एआई कितने भी आंसर दे। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भी उन्नति कर ले, कितना भी आंसर दे दे, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र, वो ज्योतिष शास्त्री रहेगा। और हम आपको माय ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप एआई पे इतना बिलीव मत करिए, जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन पे बिलीव करिए। हमारी भी जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं, आप वहां जुड़िए, क्योंकि एआई थोड़ा सा ही बता पाएगा, या जो प्रिडिक्शन ज्योतिषाचार्य दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे ही ज्योतिष का नाम आता है तो आध्यात्म का भी नाम आता है, तो वही सवाल कि क्या ज्योतिष और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल। कैसे? जैसे ज्योतिष में जो पूरा स्टडी है, जो हमारा, जब तक हम आध्यात्मिक तौर पे जुड़ते नहीं है, तो जो नहीं जुड़ पाता वो सही ज्योतिष नहीं बन सकता। अच्छा। 100% ज्योतिष और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, मतलब आप अगर आपको ज्योतिष से जुड़ना है तो आपको आध्यात्मिक होना जरूरी है, और आध्यात्म से जुड़ना है तो आपको थोड़ा बहुत तो ज्योतिष का नॉलेज होना जरूरी है। वो हो जाता है अपने आप, बेसिक नॉलेज तो आ जाता है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि अगर आपको ज्योतिष बनना है, अगर सही ज्योतिष बनना है, सही, तो बिल्कुल आध्यात्मिक जरूरी है। अच्छा, यहाँ मेरा एक और सवाल आता है कि अगर कोई ज्योतिष बनना चाहता है
तो उसे कितना टाइम लगता है या वो कितने टाइम में ये सारी विद्या सीख सकता है? सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि हर कोई ज्योतिष बन नहीं सकता। जैसे हम चार्ट देखते हैं ना, तो हम बच्चे को ये बोलते हैं ना कि ये बच्चा बीटेक करेगा, ये बच्चा मेडिसिन लेके पढ़ेगा, ये बच्चा बॉलीवुड जाएगा। वैसे ही चार्ट बताता है कि ये एस्ट्रोलॉजी करेगा, इसके अंदर प्रेडिक्शन पावर है, वो भी चार्ट बताता है। तो जिसके चार्ट में है, क्योंकि इसके अंदर आपको एजुकेशन चाहिए, बिन गुरु ज्ञान अधूरा, ज्ञान चाहिए, उसके साथ आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर होना चाहिए। फिर अध्यात्म वाली बात आती है कि आप गॉड से कनेक्टेड हो। तो ये सब कुछ मिला के एक एस्ट्रोलॉजर सही बनता है। तो डेफिनेटली फिर मैं कहूँगी कि अगर ये आपके चार्ट में है, ये सारे योग की प्रेडिक्शन पावर, तब जाके बनेगा। और फिर उसके बाद कोई टाइम पीरियड नहीं है, पूरी लाइफ लग जाती है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, करने में। नया नया बदलाव होता रहता है। बदलाव नहीं, ज्ञान ये इतना गहरा है। अच्छा, ये जी, एक समुद्र है जी। और इसमें से अगर एक लोटा भी मिल जाए हमें, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। जी, अब ये तो आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन कोई भी हमारे पास ज्योतिषाचार्य आए और हम उनसे कुछ रेमेडी ना पूछें अपने लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ एक ऐसी जनरल रेमेडी जो हम सभी कर सकें और अपने जीवन को थोड़ा सा आसान बना सकें। मैं सबको ये चीज कहूंगी कि हल्दी का तिलक करे, पीले चंदन का तिलक करे, सब सुबह उठ के नहा धो के केसर का तिलक करे। एक कटोरी में, एक चांदी के कटोरी में केसर घोल के रख लो और इस फिंगर से श्री नारायण विष्णु जी को तिलक करके स्वयं करो, जीभ में, माथे पे, जीभ में, गले में और नाभि में। ये मैं सबको ये कह रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं है 1 to 10, चाहे चार्ट में कोई नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, हर कोई ये तिलक करो। केसर का चांदी तिलक की कटोरी में केसर डाल के घोल के रख लो, मतलब गजकेसरी योग का निर्माण करो। और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी लो, पीतल और तांबा नहीं यूज करो। अच्छा, ठीक है, ये जरूर से करो। अपने पास छोटा सा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रख लो, चाहे पर्स में रख लो या पाउडर रख लो, जो ज्वेलर के पास मिल जाता है चांदी के पाउडर, वो रख लो, उस पे केसर लगा के रख दो। गजकेसरी योग का निर्माण करो और उसको धूप धूना दिखाओ। कोई विशेष दिन हो तो फिर ज़्यादा करके और दिखाओ। दिवाली की रात में उसके अच्छी तरीके से पूरा नैवेद्य से पूजा करो। जितना ज़्यादा गजकेसरी योग आपका स्ट्रांग बनेगा, उतना लाइफ में संपन्नता आएगी। इस वक्त ये ज़रूरी है कि बृहस्पति जितना हमारे लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, तो हम सेफ है। और ये कोई भी कर सकता है? ये सब कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ रेमेडी में मैं एक चीज और कहूंगी, जो मैं प्रैक्टिकल बात कहूंगी कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, मैं सबसे ये चीज मैं निवेदन करती हूँ कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है तो भी रुक जाओ, अगर आपको नई जॉब ज्वाइन करनी है तो भी रुक जाओ, थोड़ा देखो, सोचो, समझो कंपनी कैसी है, तुरंत मत यस बोल देना। ना जॉब छोड़ना जल्दी में, कोई भी ऐसा काम जल्दी में नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो वहाँ पे नहीं जाना। इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके, ज़रूरी है तो देखो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करो, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगी कि थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखो, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एजुकेशन का है। तो टीचर, स्टूडेंट, इन सब को लेके हमें बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल सकती है। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, देखो ये अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है, बहुत दुख की बात है, लेकिन बृहस्पति अतिचारी है जी। हो रहा है ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं आपने बताई कि अभी होंगी, और तो वही बात है कि पेशेंस रखना। हाँ। और जो भी कुछ होता है ना, एक बार ये जरूर से कैलकुलेट कर लेना कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही रखता है, तो एक हमें तसल्ली मिलती है। क्योंकि अभी ग्रह गोचर देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हम भारतवासी, हम अपने लिए ये कह सकते हैं फिर से एक बात कि चीज़ें खराब है, वर्स्ट नहीं है जी।
बिल्कुल बिल्कुल, चीजें खराब हैं, वर्स्ट नहीं है। और इस पूरे पॉडकास्ट का हमने सार निकाला है कि आगे भी चीजें खराब होंगी, वर्स्ट नहीं होंगी, लेकिन पूरा चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेशेंस बनाए रखना है और कर्म अच्छे रखने हैं। अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे और अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो निश्चित ही हम जितने भी हमारे हर्डल्स आएंगे वो हम पार करते जाएंगे। अनिमा जी, आपने आज हमें समय दिया और इतनी सारी बातें हमें बताई, साथ ही रेमेडी भी बताई, और बहुत सारी देश विदेश की चीजें, राजनीति से जुड़ी चीजें हो, चाहे ज्योतिष से जुड़ी चीजें हो, आपने हर चीज का बहुत ही बारीकी से और बहुत ही साफ तरीके से हमें जवाब दिया है। और निश्चित ही अब आगे आने वाला जो समय है, हर कोई इस पॉडकास्ट को देख के सतर्क हो ही जाएगा, क्योंकि बार बार अनिमा जी ये बोल रही हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह से हमें दूर रहना है, क्योंकि ऐसा समय और भी आ सकता है जो हमने बीते में देखा है। मंगल वायु का कारक है, मंगल और वायु, पानी, इन सब से बच के रहना ही है। भूमि, जी जी, भूकंप, वायु जी जी, और पानी, जल, इन सब चीजों से बस तो वही बात है, सावधान रहना है। और इस पॉडकास्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी ऐसी चीजों पे बात की है जिन्हें सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया और इतनी सारी चीजें और कम समय में समझा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ आए, जुड़े और हम अलग अलग टॉपिक्स पे और बात करें। बिल्कुल, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे और आपके प्रश्नों के जवाब हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए myjyotish.com। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।